थे वो था आपका प्रॉपर्टी ऑफ सीएनटीज, है ना, कार्बन नैनोट्यूब। और नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल। तो आपको पहले बताया गया था कि जो नैनो मटेरियल हैं इनका जो साइज होता है वो 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है। और ड्यू टू स्मॉल साइज कम होने की वजह से इनका जो सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो इसे सरफेस एरिया की वजह से इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी आती है, यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होगी, यानी रिएक्टेंट को ज़्यादा सरफेस मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, है ना। तो पहला एप्लीकेशन जो है नैनो मटेरियल का वो क्या है, यूज एज अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट है क्लास नैनो मटेरियल आल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सन स्क्रीन लोशन। जो सन स्क्रीन लोशन आते हैं जो सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं उसमें भी नैनो मटेरियल होता है। और वो नैनो मटेरियल क्या करते हैं कि जो हार्मफुल रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है क्लास। और आपने देखा होगा कि जो आप दवा लेते हैं कभी देखते होंगे उनका कलर होता है, कोई ब्लू कलर के होते हैं, कोई येलो कलर के होते हैं, कोई रेड कलर के होते हैं। तो जो दवाओं पर या ड्रग पर जो कोटिंग होती है उसमें भी नैनो मटेरियल यानी टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है उसका एक लेयर होता है। जब आप कभी दवा लें तो उस पर देखिएगा कंपोजिशन में, या कंपोजिशन में तो नहीं रहता है, उसके नीचे रहता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट और प्रेजेंट हैं इसमें। तो उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है। वो सनलाइट या जो भी रेज हैं हार्मफुल रेज हैं उनसे उस ड्रग को, या फिर अगर हम सनस्क्रीन लोशन में इसका यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लोशन में जब हम लोग इसका यूज करते हैं तो उससे वो जो है उस लोशन में अगर ये कंपोजिशन प्रेजेंट है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, तो ये जो है वो उसे हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है क्लास। तो सेकंड एप्लीकेशन हुआ सनस्क्रीन लोशन में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सेंसर। देखिए क्लास, आपको पहले ही बताया था मैंने कि जो नैनो मटेरियल हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। ठीक है क्लास। इसी वजह से हम लोग नैनो मटेरियल का यूज एज अ सेंसर भी करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग रिलीजिंग व्हीकल। कई ऐसे नैनो मटेरियल हैं जिनका यूज हम एज अ ड्रग रिलीजिंग व्हीकल का मतलब क्या है कि जो ड्रग को एक ट्रांसपोर्ट करें, है ना। तो हम उसमें ड्रग फिल करके किसी भी बॉडी पार्ट में हम उसे इंजेक्ट करा देते हैं या उसके थ्रू हम बॉडी में किसी भी बॉडी पार्ट में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वजह से नैनो मटेरियल का यूज जो है वो ड्रग रिलीजिंग व्हीकल के फॉर्म में किया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए कार्बन नैनो ट्यूब है या मिसल्स हैं, ये सब क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब वो नैनो मटेरियल्स हैं। तो जो मिसल्स है उसमें भी जानते हैं आप कि कोर स्ट्रक्चर जो होता है स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें हम ड्रग फिल कर सकते हैं। और जैसे आपका कार्बन नैनो ट्यूब है तो इस कार्बन नैनो ट्यूब में भी आप ड्रग फिल करके किसी भी बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं उसे, है ना। तो ड्रग रिलीजिंग व्हीकल के फॉर्म में इसका यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वांटम डॉट एंड क्वांटम वायर्स। ये दोनों क्या है, नैनो मटेरियल्स हैं और इनका यूज आज के समय में प्रेजेंट टाइम में सुपर कंप्यूटर के फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है CNT are used in the purification of air and water। ठीक। तो जब आप हम लोग CNT का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे क्लास, तो उसमें देखिए लिखा हुआ है लास्ट वाले में एज अ एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, है ना। एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी की वजह से अगर वाटर में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो उन्हें या टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कैडमियम, लेड, मर्करी, ऐसे कुछ एलिमेंट्स अगर उस इम्प्योर वाटर में प्रेजेंट हैं, अगर उस इम्प्योर वाटर को हम CNT के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो CNT क्या करता है, उस इम्प्योर एलिमेंट को ट्रैप कर लेता है। ठीक है क्लास। तो इस वजह से हम नैनो मटेरियल का यूज एयर और वाटर प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं। सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास कोई राख है, किसी वुड सैंपल को आपने बर्न किया, उससे जो राख आई है उस राख से अगर इम्प्योर वाटर को आप पास करते हैं तो देखते हैं कि वो इम्प्योर वाटर राख जो है वो इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करके प्योर वाटर जो है वो ट्रांसफर करता है ना। तो CNT का यूज जो है या फिर नैनो मटेरियल का यूज जो है वो हम एयर और वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं। नेक्स्ट है क्लास
जो नैनो मटेरियल हैं इनका यूज़ हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बॉडी आर्मर और फायर प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स में भी करते हैं। क्योंकि आपने जब पढ़ा था नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टी तो उसमें देखा था कि इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ या कोरोजन रेजिस्टेंस ये जो है वो बहुत ही हाई होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से इनका जो यूज़ है वो बॉडी आर्मर और फायर प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स में भी किया जाता है। नेक्स्ट है CNTs आर यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड केमिकल गैसेस। अगर एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर हमें डिटेक्ट करना है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या है, एयर प्रेशर कितना है, या जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं या गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इनको भी हम डिटेक्ट करने के लिए CNT का यूज करते हैं। ठीक है गाइस। लास्ट है यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर हाइड्रोफोबिक कार्बन फाइबर। सुपर हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? जो वाटर में डिजॉल्व ना हो। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी नैनो मटेरियल हैं ये किससे फॉर्म हुए हैं? कार्बन से, है ना। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, है ना। और आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। इस वजह से जो नैनो मटेरियल है उसका यूज हम सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन फाइबर में यूज करते हैं। कॉटन फाइबर में भी इनका यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन है क्लास? यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है नैनो मटेरियल। कोई क्वेश्चन है क्लास? सर हाँ सर क्वांटम डॉट्स वाला फिर से बता दीजिए। क्वांटम डॉट और क्वांटम वायर्स। क्वांटम डॉट जो होते हैं वो एक सुपर सेमी कंडक्टर होता है, नैनो साइज सेमी कंडक्टर होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो सेमी कंडक्टर हैं उनका यूज हम कंप्यूटर चिप्स या डायोड या इनके फॉर्मेशन में इनका यूज करते हैं। तो आजकल के समय में इनका बहुत ज़्यादा यूज है क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट्स का, क्योंकि ये नैनो साइज के होते हैं और जिनके वजह से प्रेजेंट टाइम में इनका यूज सुपर कंप्यूटर के फॉर्मेशन में किया जाता है। तो डॉट जो है, क्वांटम डॉट जो है एक टाइप का सेमी कंडक्टर है, स्मॉल साइज, नैनो साइज सेमी कंडक्टर है। ठीक है क्लास? और कोई क्वेश्चन क्लास? और कोई क्वेश्चन? रिप्लाई करिए भाई तभी आगे बढ़ा जाए। नो सर। सर लास्ट पॉइंट बता दीजिए। लास्ट क्या कह रहा है? लास्ट एप्लीकेशन कह रहा है यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन फाइबर। यानी कॉटन फाइबर में अगर हम इनके नैनो मटेरियल की ब्लेंडिंग कर देते हैं तो वो सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन फाइबर कहलाता है ना। इसका मतलब क्या है? कॉटन फाइबर में हम क्या मिक्स कर रहे हैं? नैनो मटेरियल्स को। और आप सभी जानते हैं कि जो नैनो मटेरियल होता है वो कार्बन से बनता है, और आप जानते हैं ये जो कार्बन है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो सुपर हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि ऐसे मटेरियल जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, इस वजह से इनका यूज हम सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन फाइबर में, या जैसे आपका रेन कोट है ना, रेन कोट है वो क्या करता है? वाटर को रिपेल करता है। तो उसी तरीके से हम नैनो मटेरियल का यूज भी इनके फॉर्मेशन में करते हैं। ठीक है क्लास? एनी अदर क्वेश्चन? प्रॉब्लम बताएं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं जल्दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेस्ड है आपका पॉलीमर पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बेस्ड है पॉलीमर पे। स्लाइड दिख रहा है ना क्लास? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है? नो सर। चलिए। हाँ
हाँ क्लास, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो बेस्ड है, या नेक्स्ट जो यूनिट है वो बेस्ड है पॉलीमर पर। तो ये आपका यहाँ आज से आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो आज केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा पॉलीमर्स का। तो पॉलीमर होता क्या है क्लास? पॉलीमर होता क्या है? सर कंटिन्यूअस चेन सर। Sir, compounds of high molecular weight. हाँ, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मटेरियल जिसमें एक स्ट्रक्चरल और केमिकल यूनिट होता है, वही केमिकल यूनिट बार बार रिपीट होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमर। ठीक, तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर जो है वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, जो एक रिपीटिंग यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होकर एक लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। जैसे आपका पॉलीइथिलीन है ना, नायलॉन, नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, स्टायरीन, ये सब क्या है? आपके पॉलीमर हैं। ठीक है क्लास? तो पॉलीमर में क्या होता है कि मोनोमर जो है वो रिपीट होकर लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक, तो ये मोनोमर क्या कहलाएंगे? मोनोमर जो हैं वो आपके स्मॉल केमिकल यूनिट्स हैं जो रिपीट होते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोमर। ठीक, जैसे आपका मान लीजिए पॉलीइथिलीन है, पॉलीइथिलीन है, तो पॉलीइथिलीन में मोनोमर क्या क्या होगा? जिससे इथिलीन। पॉलीइथिलीन, इथिलीन। जैसे आपका नियोप्रीन है, तो नियोप्रीन में मोनोमर क्या होंगे? आइसोप्रीन। जैसे आपका नायलॉन है, तो नायलॉन क्या है? ये आपका कोपॉलीमर है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके तब नायलॉन फॉर्म करते हैं। तो मोनोमर क्या होंगे? स्मॉल स्ट्रक्चरल और केमिकल यूनिट्स which repeat to form a polymer is known as monomer। ठीक है क्लास? नेक्स्ट है यस सर। पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस होता है क्लास, जिससे आप पॉलीमर सिंथेसाइज करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिससे आप पॉलीमर सिंथेसाइज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है क्लास? हाँ, तो क्या है, सिंपल क्या है, पॉलीमर क्या है? पॉलीमर ऐसा चेन लाइक स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर है जिसमें मोनोमर यूनिट जो है वो रिपीट होते हैं और रिपीट होकर लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर क्या है? मोनोमर इज अ सिंपलेस्ट केमिकल यूनिट विच रिपीट टू फॉर्म अ polymer is known as monomer, and the process through which polymer is synthesized is known as polymerization। ठीक, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कितने अमाउंट में पॉलीमराइजेशन हो रहा है, उसे हम टर्म देते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मींस नंबर ऑफ मोनोमर्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है क्लास? समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन पॉलीमर इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। यानी कितने मोनोमर उस पॉलीमर को सिंथेसाइज कर रहे हैं, पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मोनोमर, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो देखिए फार्मूला क्या है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोनोमर्स की अमाउंट प्रेजेंट मालूम है, ठीक, अगर आपको n मालूम है और जो मोनोमर आपने लिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, तो आप किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है क्लास? यस सर। हाँ, नेक्स्ट है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पॉलीमर में कितने रिएक्टिव साइट्स प्रेजेंट हैं। रिएक्टिव साइट्स या फिर आप कह सकते हैं एक्टिव साइट्स, ठीक, या बाइंडिंग साइट, कि कितने अमाउंट में, कितने नंबर्स में आपके रिएक्टिव साइट उस मोनोमर में प्रेजेंट हैं, वही कहलाता है फंक्शनैलिटी। तो देखिए आपका
जो पहला एग्जांपल लिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल का, इसमें देखिए दोनों साइड OH OH ग्रुप हैं। तो कई ऐसे पॉलीमर भी बनते हैं जिनका जिनमें हम एथिलीन ग्लाइकॉल का भी यूज करते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल में देखिए 2 रिएक्टिव साइट हैं, इधर से भी रिएक्शन हो सकता है और इस साइड से भी रिएक्शन होता है, यानी दोनों साइड से रिएक्शन अगर होगा तो उसकी फंक्शनैलिटी जो होगी वो 2 होगी। ठीक है क्लास। उसी तरीके से आपका इथिलीन, जिससे आप पॉलीथीन बना रहे हैं, है ना। तो देखिए इथिलीन में क्या है, डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन जो है वो रिएक्टिव साइट है। एक साइड भी, इस साइड भी रिएक्शन हो सकता है और दूसरे साइड भी रिएक्शन हो सकता है। इस वजह से इस केस में भी जो फंक्शनैलिटी होगी वो 2 होगी। और थर्ड केस जो है आपका फिनॉल है। तो फिनॉल में 3 रिएक्टिव साइट्स होते हैं, क्योंकि OH देखिए आप कहेंगे कि OH भी रिएक्टिव साइट है, OH पर भी रिएक्शन हो सकता है, इस वजह से इसकी फंक्शनैलिटी जो होगी वो 4 होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। OH पर जानते हैं आप कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि OH पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, अवेलेबल नहीं होंगे रिएक्शन के लिए, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जा रहे हैं। तो इस वजह से डीलोकलाइजेशन की वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो देखिए इसी वजह से फिनॉल के केस में 3 रिएक्टिव साइट्स होते हैं, 2 ऑर्थो पर और 1 पैरा पर। ठीक ठीक है क्लास। तो फंक्शनैलिटी का Yes, मतलब क्या sir. है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स और रिएक्टिव साइट्स और बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन द मोनोमर इज नोन एज फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक, तो पॉलीमर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी कैटेगरी है और उनके अकरेंस, कंपोजिशन, रिएक्शन, मोनोमर के बेसिस पर उन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस मतलब क्या है कि कहाँ वो पाए जा रहे हैं, वो सिंथेसाइज किए जा रहे हैं कि या फिर नेचुरल है। तो 2 कैटेगरी है अकरेंस की, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर क्या होंगे, द पॉलीमर विच प्रेजेंट इन द नेचर इज नोन एज नेचुरल पॉलीमर। फॉर एग्जांपल जैसे वूल है, रेजिन है, कॉटन है ना, ये सब क्या है आपके, स्टार्च। हाँ स्टार्च है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सब क्या है आपके नेचुरल पॉलीमर हैं। नेचर से आज जिस जो पॉलीमर नेचर से अगर मिल रहा है आपको, तो वो आपका होगा नेचुरल पॉलीमर, जिसमें आपका प्रोटीन है ना। तो वुड, रेजिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कॉटन, ये सब आपके नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि आप इसे नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होंगे, जिन्हें आप लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, जिन्हें आप लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं वो होंगे आपके सिंथेटिक पॉलीमर। और जितने भी अधिकतर पॉलीमर हैं जिनका यूज आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, वो अधिकतर जो है वो आपके सिंथेटिक पॉलीमर हैं, जैसे पॉलीएथिलीन है, PVC है, नायलॉन है ना। तो ये सारे के सारे पॉलीमर जो हैं वो आपके सिंथेटिक पॉलीमर हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस और उसमें 2 डिवीजन थे, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। Composition, or in other you can say that on the basis of monomer. On the basis of monomer, polymer is divided into following categories. The first category is homopolymer. Homo means if same type of monomer participate in the formation of polymer is known as homopolymer. Homo means same. So same type of monomer synthesize the polymer, then it is known as homopolymer. For example, in case of polyethylene, only ethylene molecule repeat and form a polyethylene. ठीक है क्लास। नेक्स्ट है कोपॉलीमर। को का मतलब क्या है, कोएड होंगे, यानी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो है, 2 मोनोमर हैं, वो दोनों मोनोमर जो हैं वो पॉलीमर फॉर्म करते हैं। तो होमो का मतलब क्या है कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं,
पॉलीमर फॉर्म होता है तो उसे हम होमोपॉलीमर कहेंगे। कोपॉलीमर में क्या कि यहाँ पर दो डिफरेंट मोनोमर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं पॉलीमर के फॉर्मेशन के लिए। जैसे आपका नायलॉन, तो नायलॉन क्या है, एक टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू फॉर्म होता है। कंडेंसेशन होता है इसमें। कंडेंसेशन किसके बीच में होगा, एसिड और एमीन्स के बीच में। एसिड और एमीन के बीच में जब कंडेंसेशन होता है तो आपका नायलॉन फॉर्म होता है। यानी यहाँ पर दो मोनोमर हैं, दोनों मोनोमर्स जो हैं वो पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इसे हम कहते हैं कोपॉलीमर। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है ब्लॉक पॉलीमर। तो ब्लॉक पॉलीमर क्या होता है, ब्लॉक पॉलीमर जो है वो एक टाइप के कोपॉलीमर ही हैं, लेकिन इसमें जो मोनोमर की जो चेन होती है वो डिफरेंट होती है। यानी टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ पॉलीमर, देन इट इज नोन एज ब्लॉक कोपॉलीमर। ठीक है क्लास। देखिए स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आप कि दो चेन हैं, एक सेम टाइप के मोनोमर्स की हैं चेन और दूसरा दूसरे टाइप्स के मोनोमर की चेन है। ये दोनों मोनोमर्स की चेन आपस में कंबाइन होके जो पॉलीमर फॉर्म करते हैं उसे हम कैटेगराइज करते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर की कैटेगरी में। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है आपका ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्ट कोपॉलीमर में क्या होता है कि एक चेन है, सिंगल एक चेन होती है, वो सेम मोनोमर यूनिट्स की फॉर्म होती है और उस चेन पर जो ब्रांचिंग होती है वो अलग मोनोमर की होती है। ठीक है क्लास। तो ये होगा आपका ग्राफ्ट कोपॉलीमर। यानी ऐसा कोई पॉलीमर दिखे आपको जिसमें जो चेन है वो तो सेम मोनोमर की बनी है, लेकिन जो ब्रांचिंग है वो अगर डिफरेंट मोनोमर की बनी होती है तो उसे कहते हैं ग्राफ्ट कोपॉलीमर। बस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट है क्लास ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्सिटी और स्टीरियोकेमिस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्सिटी, टैक्टिक्सिटी का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप ऑन द मेन चेन। यानी जो आपका मेन चेन है, एक सेकंड मैं पेन ले लूं। अगर मान लीजिए ये आपका मेन चेन है तो इस मेन चेन पर जो साइड ग्रुप लगे हुए हैं ये आपके क्या हैं, ये सब सारे के सारे क्या हैं, साइड ग्रुप। अगर साइड ग्रुप के अरेंजमेंट के बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया गया है, एटेक्टिक, आइसोटेक्टिक और सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर में। ठीक है क्लास। तो एटेक्टिक में क्या होगा कि जो साइड ग्रुप होंगे वो रेंडमली अरेंज्ड होंगे। अगर एक ऊपर की साइड हो तो दूसरा नीचे की साइड होगा। तो वो जो पॉलीमर कहलाएंगे एटेक्टिक पॉलीमर। और आइसोटेक्टिक में क्या है कि जो साइड चेन है वो एक ही साइड रहते हैं मेन चेन के। तो ये मान लीजिए आपका मेन चेन है, फिगर में देखिए जो मेन चेन है वो कार्बन चेन है, लेकिन उसमें जो साइड ग्रुप लगे हुए हैं जिसे आर से रिप्रेजेंट किया गया वो देखिए सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर साइड चेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उसे हम कहेंगे आइसोटेक्टिक। आइसो मतलब सेम, है ना। और टैक्टिक मीन्स अरेंजमेंट। अगर अरेंजमेंट जो है वो सेम टाइप का अरेंजमेंट है, एक ही साइड प्रेजेंट है, तो उसे हम टर्म देते हैं आइसोटेक्टिक पॉलीमर। नेक्स्ट है क्लास सिंडियोटेक्टिक। सिंडियोटेक्टिक में क्या होगा कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है। अगर एक ऊपर होंगे तो दूसरे नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। यानी जो साइड ग्रुप है वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। तो अगर अल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं तो सिंडियोटेक्टिक होगा। अगर सेम साइड पर प्रेजेंट हैं तो आइसोटेक्टिक होगा। अगर वो रेंडमली अरेंज्ड हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका होगा एटेक्टिक पॉलीमर। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्लास? बहुत ही सिंपल है। एटेक्टिक में रेंडमली अरेंज्ड होते हैं, आइसोटेक्टिक में सारे के सारे जो साइड ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम साइड होते हैं, और सिंडियोटेक्टिक में अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है साइड ग्रुप का। ठीक है क्लास। यस सर। यस सर।
नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? प्रोसेस थ्रू विच पॉलीमर इज फॉर्म इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो कैसे कैसे पॉलीमर फॉर्म होते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। तो एडिशन का मतलब क्या है कि मोनोमर आपस में ऐड होते हैं। लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्लास इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी साइड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। जैसे एथिलीन है, एथिलीन जो है वो दूसरे एथिलीन से रिएक्ट करते हैं, दूसरा एथिलीन तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्ट करके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक। और इसकी खास बात क्या है कि जो इसमें मोनोमर हम यूज करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में, उसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है क्लास। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर जो है वो रिपीट होके कंबाइंड होके पॉलीमर फॉर्म करते हैं और इसमें एक भी साइड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है और मोनोमर जो है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अगर वो पॉलीमर फॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं एडिशनल पॉलीमर। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल लिए गए होंगे जिनके बीच में कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि कोई उसमें बाई प्रोडक्ट रिलीज होंगे, जैसे आपके वाटर है, वाटर अगर रिमूव हो रहा है तो वो भी कंडेंसेशन होगा। एसिड रिमूव हो रहा है तो वो भी कंडेंसेशन होगा। HCl रिमूव हो रहा है, ठीक, HCl रिमूव हो रहा है तो वो भी आपका कंडेंसेशन होगा। ठीक है क्लास। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो है वो आप कह सकते हैं कि ये कोपॉलीमराइजेशन टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और तब पॉलीमर फॉर्म होता है, तो वो आपका होगा कंडेंसेशन। तो यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमर, है ना, ये दोनों एक ही टाइप, एक ही जैसे हैं। तो ऐसे पॉलीमर, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो मोनोमर जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट में वाटर, HCl या अमोनिया रिलीज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही है कि जब आप A और B जो रिएक्टेंट हैं उन्हें आप रिएक्ट करवाते हैं और वाटर जनरेट होता है, प्रोडक्ट के साथ वाटर जनरेट होता है, तो उसे आप कहते हैं कंडेंसेशन, है ना। तो एडिशन में क्या है कि एडिशन में केवल वो मोनोमर जो हैं वही रिपीट होते हैं और मोनोमर रिपीट होकर पॉलीमर फॉर्म करते हैं। इसमें कोई भी साइड प्रोडक्ट जो है वो रिलीज नहीं होता है। ठीक है क्लास। तो जो आपका जो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है एडिशन और कंडेंसेशन में? एडिशन में केवल ऐड होंगे, ये इतना समझिए। एडिशन में मोनोमर ऐड होते हैं लेकिन कोई भी बाई प्रोडक्ट इससे रिलीज नहीं होता है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या है कि दो मोनोमर यहाँ पे यूज किए जाते हैं और दोनों मोनोमर जो है वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें HCl या वाटर रिलीज होता है। पॉलीमर तो फॉर्म होते हैं लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर और HCl जनरेट होता है। तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है क्लास। यानी ये दोनों जो हैं वो रिएक्शन के पार्ट हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के पार्ट हैं। पॉलीमराइजेशन क्या कह रहा है? पॉलीमराइजेशन यही कह रहा है ना कि प्रोसेस थ्रू विच पॉलीमर इज फॉर्म। ये दोनों क्या है? प्रोसेस हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है क्लास। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसके बाद से है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी टाइम खत्म होने वाला है। टाइम 1 मिनट बचा हुआ है। तो अभी तक जितना बताया गया है यहाँ तक क्लासिफिकेशन तक, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, यहाँ तक अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकता है। धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग दूसरी यूनिट तक आ गए हैं, कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे हम लोग ये वाला भी यूनिट कवर कर लेंगे, 5-6 लेक्चर में ये भी यूनिट कवर हो जाएगा।
तो जितना बताया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, उतना पढ़ते रहिए। और ये नोट्स मैं आज शाम को अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है क्लास? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सब सही हो जाएगा। ठीक? ओके सर। ठीक है क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।